तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम यू ऑल टू आवर न्यू ब्रांड शो जिसको हम कहते हैं परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की खबरें, आपके काम की खबरें, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी म्यूजिक के बजाए हुए, बिना आपका समय और एनर्जी वेस्ट किए हुए हम आपको सीधे मुद्दे की बात बताते हैं। एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आपके द्वारा इन वीडियोज को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता। और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिसमें ऑल पे क्लिक करना, जिससे आपको सारी वीडियो जैसे ही डलता है वैसे ही आपको मिल सके। और आपने फेसबुक पे इतना ज़्यादा शेयर किया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब खबरों की बात पे लौटते हैं। जो मैं आपको विश्लेषणपूर्ण जानकारियाँ देती हूँ, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को नेगेटिविटी लगती है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी बहुत सारे वीडियोज़ में कि नेगेटिविटी अगर नहीं होगी तो फिर सुधार कैसे होगा। नेगेटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सभी लोग पॉजिटिव बातें करने लगेंगे तो फिर हो गया उद्धार। हमारे यहाँ की नेगेटिविटी अमेरिका में जाके छप रही है, हमारे यहाँ की नेगेटिविटी फ्रांस के पेपर्स में छप रही है, हमारे यहाँ की नेगेटिविटी चाइना के पेपर्स में, ग्लोबल टाइम्स में छप रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रही है, ग्लोबल न्यूज़ में छप रही है। और हम लोग अपने यहाँ की नेगेटिविटी को छाप नहीं रहे हैं। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और एक दो टेलीग्राफ के अलावा कोई भी ऐसे न्यूज़पेपर्स नहीं है जो अच्छी खासी खबरों को छाप सके, जो अच्छी खासी खबरों का विश्लेषण कर सके। इसलिए हम आपको विश्लेषणपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। आप इन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो खैर करते हैं कि हमारे यहाँ पर जिस तरीके से पूरा सिनेरियो सामने आ रहा है पिछले 2 दिन का, और फिर हम देख रहे हैं कि राफेल का इंडक्शन जिस तरह से किया गया, कभी ऐसे किसी भी लड़ाकू विमान या रक्षा विमान का इस तरह से इंडक्शन नहीं किया गया, इस तरह से इंट्रोड्यूस सेना से किया गया राफेल को। और अभी चौथी बार हमने राफेल की पूजा की है। और फ्रांस की जो रक्षा मंत्री थी फ्लोरेंस पाले, वो भी आई हुई थी हमारे यहाँ पे। और जो एकदम भव्य कार्यक्रम किया गया, एक जलसा टाइप किया गया, एकदम भव्य कार्यक्रम, एक जलसा किया गया है। विमान पहले तो लहरा रहे हैं शान और शौकत में, बिल्कुल अपनी बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, जलवा दिखा रहे हैं पूरे अपने पूरे फुल फॉर्म में विमान थे। उसके बाद में जब नीचे आए तो उन पूरे एयर शोज़ के बाद में, उसको एयर शो कह सकते हैं, जब नीचे आए तो उनको वाटर कैनन की सलामी दी गई। और बिल्कुल चौथी बार हमने पूजा की, जैसे हमें पता नहीं क्या मिल गया है जो हमें कभी मिला ना हो, हमें पता नहीं कौन सा बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया है जो हमें कभी मिला ना हो। और फ्रांस से हमारे प्रगाढ़ रिश्तों के बारे में राजनाथ सिंह जी ने बात की, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। और एक तरफ मैंने आपको बताया, जैसे लाइव में भी बताया आज मैंने आपको, कि किस तरह से एस जयशंकर और वांग यी, जो चीन के विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों के बीच में 2 घंटे तक बातचीत हुई। और समझौते जितने भी आज तक के समझौते हैं, मौजूदा समझौते, उसके पालन करने और एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में समझौते हुए। लेकिन आपको पता है चीन कहाँ मानने वाला है। जहाँ पूर्वी इलाकों में कमज़ोर पड़ रहा है तो पश्चिम की तरफ वो रुख कर रहा है, जहाँ से वो चोटियों पे पूरी लड़ाई है, जो चोटियों की लड़ाइयाँ हैं। हम अपनी चोटियाँ चाहते हैं, चीन अपनी चोटियाँ चाहता है। तो सारी लड़ाई है जो चोटियों की हैं, चीन अपनी चोटियों को कायम करना चाहता है। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ में लड़ाई करते हुए हमने काफ़ी सारी चोटियाँ हथिया ली, वैसे ही चीन भी हमारे साथ अभी करना चाहता है कि सारी चोटियाँ वो चाहता है कि उसके हाथ में हो, और वो सड़कें बना ले, उसका आवागमन हो जाए दूसरे देशों के साथ में। इसी तरह की चीज़ों को लेके 2 देश आपस में लड़ते रहते हैं। अमेरिका ने बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका की मध्यस्थता कोई भी देश नहीं चाहता है। अभी इलेक्शंस का समय है, तो जो है ट्रम्प साहब जो है ही इज़ फिशिंग इनटू बॉइलिंग वाटर। तो इस तरह से चीज़ें समझ के सामने आ रही है। लेकिन हमारे देश में जो है जो क्वाड्रेंट है, 12 क्वाड्रेंट की कमी है। क्वाड्रेंट्स में बताया था मैंने, 18 से 20 एक लड़ाकू विमान एक क्वाड्रेंट में होते हैं। अभी भी हमारे देश में जो है 12 क्वाड्रेंट की कमी है। लेकिन जब से राफेल आया है तो राफेल के नाम से सरकार चिल्ला रही है। अभी तक राफेल की कीमत तक बताई नहीं गई कि राफेल की एक्चुअल में कीमत क्या है। जब हमने राफेल को बुक किया था तो 640 करोड़ के आसपास कीमत बताई जा रही थी एक राफेल की। लेकिन पता नहीं वहाँ पर 1-2 चक्कर लगाने के बाद में राफेल की कीमत जो है 1600-1700 करोड़ कुछ बताई जा रही है, जो कि पूरा टाइम वही राफेल के बारे में राहुल गांधी चिल्लाते रहते हैं, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। जो राफेल के बारे में राहुल गांधी इतना ज़्यादा चिल्लाते रहते हैं, तो ये खबरें सारी निकल के सामने आ रही है। और राहुल गांधी जी जो है मेरे ख्याल से सही चिल्लाते होंगे, लेकिन सारी जांच एजेंसियां, सारी सुरक्षा एजेंसियां जो है मोदी सरकार ने अपने कब्जे में कर ली है। तो बहुत मुश्किल है कि राफेल के बारे में कोई जानकारी, आपको असली कीमत की जानकारी जो है मिल पाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर रक्षा बजट कम कर दिया गया है। तो इस तरह की घोटाले अगर होते होंगे बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी तो ऑर्गेनाइज घोटाला करती है, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन अगर इस तरह के घोटाले के सामने आते हैं तो फिर
बीजेपी की सरकार के जाने के बाद ही आ सकते हैं, अभी तो बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल होगी। हालांकि खैर रक्षा बजट में इस बार भी निर्मला सीतारमण जी ने काफ़ी, हमें जितनी ज़रूरत है रक्षा बजट की, सेना के बजट की, उससे हमने काफ़ी कमी की है। हमारे यहाँ पे जो है इस तरह से 5 राफेल आए हुए, हमने 36 राफेल का ऑर्डर दिया था, जो हमको 2021 के अंत तक कह रहे आ जाएगा, 22 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और काफ़ी देशों से समझौता भी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है 6 देशों से समझौता कर चुके हैं। सैन्य स्तर पे हम लोग उनकी सुविधाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में रूस का जो सुकोई 30 MKI हमारे पास में है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे पायलट्स की डेथ भी हो गई थी। उसके बाद में MiG-29 हमारे पास में एक है, ये भी रूस का ही है। उसके बाद में तेजस जो है HAL ने बनाया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने बनाया था, जो 40,000 करोड़ की डील हमारी भारत सरकार ने की थी, तो हमारे पास में तेजस है। इसके अलावा और फिर उसके बाद में हमारे पास जैगुआर है, जो सबसे ज़्यादा लड़ाकू विमान है। मैं आपको बता रही ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के पास में कौन कौन से लड़ाकू विमान है। जैगुआर हमारे पास में है। जैगुआर जो है ब्रिटेन से आया हुआ है, ब्रिटेन का लड़ाकू विमान है, ब्रिटेन का ब्रांड है। तो जैगुआर है, सुकोई 30 MKI हमारे पास में, MiG-29 है, तेजस है, मिराज हमारे पास में है जो फ्रांस का बना हुआ है। राफेल भी फ्रांस से आए हैं। मिराज हमारे पास में है 2000, मिराज 2000 फ्रांस से आए हुए हैं हमारे पास में। और रूस अभी हमको S-400 मिसाइल्स भी देने वाली है, तो ऐसी बातें वो भी 2021 में ही देगी रूस हमको। तो रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और HAL सभी हमने सब जगह से जमा कर लिए हैं सारे लड़ाकू विमान, लेकिन फिर भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 12 क्वाड्रेंट अभी भी हमारे पास में खाली है और सैन्य बजट ऑलरेडी हम कम कर रहे हैं। हालांकि चलो दूसरे मुद्दे पर आते हैं। तो एक कहते हैं टेलीग्राफ की खबर है कि टेलीग्राफ जो है कहती है कि बीजेपी सरकार जो है वो ध्रुवीकरण करती है, सारे अध्यक्ष जो है वो एक सुर में बोलते हैं, सारे प्रवक्ता जो है बीजेपी के एक सुर पे बोलते हैं। बीजेपी जो है वो तानाशाह की तरह एक्ट कर रही है, ऐसे कुछ एनालिस्ट और कुछ समझदार न्यूज़पेपर्स का मानना है। बाकी न्यूज़पेपर्स तो आपको पता है किस तरह से गोदी मीडिया में लगे, किसी को गोदी मीडिया के बारे में कमेंट करना जो है गवारा नहीं है, पसंद नहीं है। उसके बाद में देखते हैं कि आज जो है कोविड शील्ड जो हमारे पास वैक्सीनेशन थी, जो हमारे पास में सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा था, तो उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि उसमें सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया गया कि कोविड की जो टेस्टिंग थी उसमें पेशेंट्स पे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले, इसलिए उस पर रोक लगा दी गई। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी बताया कि फिलहाल कोविड की जो वैक्सीनेशन है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में हम देखेंगे कि आज ई गोपाला ऐप जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, ई गोपाला के चलते पशुओं का टीकाकरण, रोग, पशुओं का पोषण, पशुओं की नस्ल, मतलब पशुओं से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण जो भी है, और पशुओं के बारे में प्रशिक्षण, पशुओं की देखरेख का प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। तो ये ऑनलाइन वर्चुअल इस तरह से ई गोपाला ऐप प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, जिसमें गिरिराज सिंह जो पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी के प्रधानमंत्री है, के मंत्री है वो, और उसके बाद में नीतीश कुमार जी बिहार के जो मुख्यमंत्री है, और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जो है वो इस मौके पे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया बिहार में इलेक्शंस है, तो गिरिराज सिंह भी वहीं से ओरिजिनेटेड है, तो ये चीज़ें सामने आ रही है। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना, मतलब मछली पालन को बढ़ावा देंगे, उसके लिए 20,050 करोड़ रुपए, 20,050 करोड़ रुपए का एक बजट रखा है, जो एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करने पर सरकार जो है बढ़ावा दे रही, सरकार कह रही है कि 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट मिनिमम ज़रूरी है, होना चाहिए। इस तरह से सरकार बता रही है कि 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट जो है करने पर सरकार बढ़ावा दे रही है। तो ये अच्छी बात है अपने आप में, ये अच्छी खुशी की बात है अपने आप में, जो सरकार इतनी अच्छी पॉलिसीज़ ला रही। वैसे बताया जा रहा है कि 198 पॉलिसीज़ जो मोदी सरकार लाई थी, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ जो है अपने आप में फ्लॉप पॉलिसीज़ है, और काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप है। और ऐसा बताया जा रहा है कि कोई भी पॉलिसी जो है मोदी सरकार की वो हिट नहीं हो पाई। मनरेगा जो हिट है, जिसका बजट जो है 1 लाख करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन मनरेगा में जिस तरह से 14 करोड़ लोग हैं,
टोटल उनका 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 अगर आप 240 रुपये पर डे के हिसाब से अगर आप देखेंगे, उनको जो 100 दिन 120 दिन काम दिया जा रहा है, तो बजट कम से कम 2 लाख करोड़ होना चाहिए। या तो काम कम दिया जा रहा है, या तो पैसा कम दिया जा रहा है, या तो दिन कम दिए जा रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात है जो सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। तो ये एक चीज़ निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर हम मनरेगा की बात करते हैं और नीतीश कुमार जी से लेकर योगी जी से लेकर तो मोदी जी तक हर कोई जो है मनरेगा की बात करता है। लेकिन मनरेगा जो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस द्वारा लॉन्च की गई योजना है और काफ़ी सक्सेसफुल योजना है। जितनी योजनाएं 198 टॉफीज़ योजनाओं के रूप में जो मोदी सरकार ने दी थी, सबकी सब फ्लॉप निकली। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। खैर, उसके बाद में बिहार में गर्मा गर्मी का माहौल है। मैंने आपको बताया था जितेंद्र राम मांझी जो है निकल गए हैं आरजेडी से। मैंने उसके ऊपर पूरा वीडियो आपको बताया था। और वो आरजेडी से जो है अपना बीजेपी की तरफ रुख करो। बीजेपी तो हाथ खोले बैठी ही रहती है, कोई भी नेता आया बीजेपी बिल्कुल उनके दलित फेस होने का फ़ायदा ज़रूर उठाएगी जितेंद्र राम मांझी का। उसके बाद में आरजेडी को भी एक और झटका लग रहा है अभी, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह जो है, जो लालू प्रसाद के साथ में रघुवंश प्रसाद सिंह काफ़ी सीनियर मंत्री है, केंद्रीय मंत्री थे, और जो लालू प्रसाद के साथ में यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने थे 2004 में। तो ये रघुवंश प्रसाद सिंह जो है, जिनको रघुवंश बाबू कहते हैं, तो रघुवंश बाबू जी जो है अभी आरजेडी छोड़ रहे हैं उनके खराब स्वास्थ्य के चलते। और उन्होंने लालू प्रसाद जी को चिट्ठी लिखी और बताया है कि मैं आपके साथ में 32 साल से खड़ा रहा, लेकिन स्वास्थ्य के चलते जो भी उनका जो पेपर, उनका जो लेटर है वो हिचकोले मार रहा है सोशल मीडिया पे, तो आप देख सकते हैं। और रघुवंश प्रसाद सिंह जो है, जिनको रघुवंश बाबू कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा झटका आरजेडी के लिए है। और बिहार में इस तरह की सियासत जो है गरमा रही है, एक के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है, जिसकी अपडेट मैं आपको लगातार दे रही हूँ। और ये भी बता रहे हैं कि लालू के एक लालू प्रसाद जी के एक चेले हैं तेज प्रताप। उन्होंने बताया है कि जब समुद्र में से एक लोटा पानी निकल जाता है तो समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब समझ में नहीं आता समुद्र कौन है, पानी कौन है और लोटा कौन है। लेकिन एक बड़े नेता, एक फेस वैल्यू वाले नेता के जाने से ज़रूर आरजेडी को बड़ा झटका लगेगा। और वैसे भी आरजेडी नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक अनएम्प्लॉयमेंट मूवमेंट जो चला रही है, वो एक काफ़ी टेंशन वाला माहौल वहाँ पे नीतीश कुमार जी के लिए है। और नीतीश कुमार जी भी शायद बीजेपी को छोड़ेंगे, ऐसी चीज़ें सामने निकल के आ रही है। एमपी में भी जो सिंधिया है वो बीजेपी के लिए ग्रहण का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जितनी आसानी से इन नेताओं को अपने पाले में ले लिया है, उतनी आसानी से ये नेता जो है पार्टी के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता या बीजेपी के स्टैब्लिश नेता है, बीजेपी के उन एरियाज़ में ऑलरेडी टिकट वाले नेता जो है, इन नए आए हुए कांग्रेस से बीजेपी में ट्रांसफ़र या दूसरी पार्टी से बीजेपी में ट्रांसफ़र नेता जो है, उनको पुराने नेता डाइजेस्ट नहीं करते हैं और फिर बीजेपी को पुराने नेताओं के गुस्से का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पूरी बात बीजेपी के एमपी की बात बताई थी। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह पे है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो पीपी किट है यूपी में, उनकी घोटाले की बात सामने आ रही है। हमारे यहाँ पर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 9,45,000 एक्टिव केसेस है, और उसमें भी पीपी किट की जो गफलत है वो कैसे यूपी में की जा सकती है। यूपी के लगभग 75 जिलों में ही पीपी किट के घोटाले सामने आ रहे हैं और फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। 2.5 महीने के बाद में SIT का गठन हुआ है, 2.5 महीने के बाद में, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, वह क्राइंग ऑन स्पिल्ड मिल्क। तो स्वास्थ्य मंत्री, पंचायती राज मंत्री और सारे जिला अधिकारी क्या कर रहे थे जब इस तरह के घोटाले जो है पिछले 2.5-3 महीनों से